स्टूडेंट्स आइए हम आपको आर्चरी का कंसेप्ट देते हैं। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर चुके हैं हम पीछे। तो आज रिवीजन के तौर पे फिर मैं आपको आर्चरी के बारे में बताता हूँ। कुछ बच्चों की क्वेरीज आई हैं कि आर्चरी को दोबारा समझाओ। मैं तो सारा ही रिवाइज कर रहा हूँ सबका सब, और ये सबसे लेंथी जो कंसेप्ट था मैं उसी को रिवाइज के लिए उठाया हुआ। तो इस वक्त हम 7th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और 3 चैप्टर और हैं रिवीजन के तौर पे भी। अगर आप लोगों ने रेगुलर ये वीडियोस देखी हैं, मेरी वीडियोस या देख रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। और जो अभी गाइडलाइंस बोर्ड की आई हैं उसके हिसाब से आपको 10 में से 7 चैप्टर अगर तैयार हैं तो आपका 100% सिलेबस माना जाएगा। मीन्स 70% ही आपने सिलेबस करना है। अब सीधे सीधे 10 चैप्टर हैं, 10 में से आपको क्वेश्चन तो सारे में से आएंगे, लेकिन आपको 70% मीन्स 10 क्वेश्चन होंगे, आपने 7 ही करने हैं, तो आपका वो 100% जो है वो माना जाएगा। अब आपको पेपर जो आना है वो आता है 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स में से 49 मार्क्स का ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आप 49 का करोगे तो वो 100% माना जाएगा। 49 का 33% निकाल दो तो राउंड अबाउट 17 मार्क्स अगर आप ले लेते हैं तो आपका फिजिकल पास हो जाएगा। आपको सिर्फ 17 मार्क्स जो है पास होने के लिए लेने हैं। अगर आप 5 चैप्टर तैयार कर देते हैं, 10 में से 5 तैयार कर देते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी सेकंड डिवीज़न जो है वो आ सकती है। लेकिन आपको मैंने सारा करवा दिया है, आपने रिवाइज करना है। तो आर्चरी जो है, जिसको तीरंदाजी कहते हैं, आपने टीवी सीरियल में, रामायण में देखा, महाभारत में देखा। प्राचीन समय में जो है धनुष और बाण जो है उससे चलाए जाते थे। आइए इसकी हम हिस्ट्री लेते हैं। आर्चरी जो है इसमें मेन जो है एक मुड़ा हुआ, हम गांव में भी बना लेते हैं, एक फ्लेक्सिबल सी डाली लेके तो उसकी रस्सी बांध के तो हम उसका एक बो बना देते हैं, इसको बो कहते हैं। और साथ में हम एक सीधी सी लकड़ी लेते हैं, घास की भी ले सकते हैं, और उसका तीर बना देते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी दूर तक ये जा सकता है। बच्चे अक्सर इसको खेलते भी। तो 2 ही चीज़ें हैं मेन है, एक है तीर और दूसरा है बो, जिसको धनुष कहते हैं। इसकी हिस्ट्री जो है हज़ारों साल पुरानी है। इसका जन्म कहाँ पे हुआ है? कुछ लोग कहते हैं इसका जन्म इंडिया में हुआ, कुछ लोग कहते हैं इसका जन्म भूटान में हुआ, कुछ लोग कहते हैं इसका जन्म चाइना में हुआ। तो अब कौन सही है कौन गलत है? कुछ लोग कहते हैं इसका इजिप्ट में भी हुआ है, लेकिन राइटिंग में हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ही हम बात करेंगे। उससे पीछे क्या स्टोरी थी उसकी अभी भी रिसर्च का मुद्दा है, अभी भी रिसर्च करना पड़ेगी। तो हज़ारों साल पहले तीरंदाजी लोग शिकार करने के लिए किया करते थे। तीरंदाजी उस समय एक गेम नहीं थी जैसे आज है। आज शिकार करने पे बैन लगा हुआ, पाबंदी है और जेल मिलती है, फाइन होता है। किसी भी जंगली जानवर को हम मार नहीं सकते हैं। लेकिन उस समय अपनी सुरक्षा और जंगली जानवरों का शिकार तीरों से ही किया जाता था। The bow and arrow were known to have been invented during the end of Upper Paleolithic period, and for at least 10,000 years, archery was an important military and hunting skill. तकरीबन प्राचीन समय में, कदीमी वक्त में, जैसे आज हमारे पास देश की आर्मी होती है, उनके पास गन है, उस समय जो आर्मी थी उनके पास तीर ही होते थे।
धनुष बाण ही होते थे। जिनके पास अच्छे धनुष अच्छे तीर होते थे वही फोर्स अच्छी मानी जाती थी। दो ही मकसद के लिए उस वक्त तीरंदाजी की जाती थी, या तो शिकार करने के लिए, जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए, या दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। फ्रॉम द एंशियंट इजिप्शियन टू द शैंग डायनेस्टी ऑफ चाइना, Attila the Huns, Hordes, great civilization of Assyrians, Persians and Parthians, archery was widely used. चाइना की शैंग डायनेस्टी, जैसे हम आर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, आर्यन सिविलाइजेशन से, ऐसे चाइना में एक तहजीब थी जिसको शैंग डायनेस्टी कहते थे। हिस्ट्री ये कहती है कि वो लोग भी ये तीरों का इस्तेमाल करते थे। अतीला द हुन्स, हॉर्ड्स, ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ असीरियंस, असीरिया की जो हुन्स थे, हुन सिविलाइजेशन, वो भी तीर अंदाजी करते थे। पर्शियन लोग जो थे वो भी करते थे। पथियान्स जो है वो भी तीरों का इस्तेमाल करते थे। The need to master archery for huntsmen and soldier alike inevitably led to practicing the art, which in turn led to organized tournaments. अब समय की पुकार ये होती थी कि मेरा तीर शिकार को एक ही तीर से मार दें, दूर से दूर निशाना जो है वो सही लगे, तीर जो है वो सीधा जाए या दुश्मन का हम मुकाबला कर सकें। इसी के कारण समय समय पे इनके अब टूर्नामेंट्स भी होने लगे, मनोरंजन भी होने लगे, मुकाबला भी होने लगा। फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ विच टुक प्लेस इन फिन्सबरी इन इंग्लैंड 1583 एंड इंक्लूडेड 3000 पार्टिसिपेंट्स। जो राइटिंग में रिकॉर्ड है, मैं पहले ही आपको बता दिया कि इससे पहले भी हुआ होगा, हो सकता है उनका रिकॉर्ड राइटिंग में ना आया हो, लेकिन जो राइटिंग में रिकॉर्ड है वो पहला टूर्नामेंट 1583 में इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट 3000 लोगों ने हिस्सा लिया था। 3000 तीरंदाजों ने हिस्सा लिया था। और जैसे आज मोबाइल फ़ोन की वजह से खत लिखना ख़त्म हो गया, पहले लोग चिट्ठी लिखा करते थे, आज SMS से गुजारा हो जाता है। और जो ख़त लिखने वाली रवायत थी, लेटर लिखने वाली रवायत थी, वो सब की सब ख़त्म हो गई। और बची खची कसर आज कोरोना ने पूरी कर दी। आज सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आज सारा कुछ वर्चुअल मीटिंग से हो रहा है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल में क्लासेस नहीं होंगी और हम इस तरह से वीडियो बना बना के सेंड करेंगे। तो वैसे ही जैसे बंदूक का आविष्कार हो गया, जैसे ही गन की इन्वेंशन हो गई, तो तीर अंदाजी जो है इसका खात्मा हो गया। बंदूक का ही इस्तेमाल करने लगे लोग, गन्स का ही इस्तेमाल करने लगे, और तीर अंदाजी जो है समाज से कटते गई, अनइम्पॉर्टेंट होते गई। और धीरे आप देख रहे हैं हमारे भारत की जो प्राचीन सभ्यता के साथ जुड़ी हुई लैंग्वेज है वो है संस्कृत, लेकिन इंग्लिश जब हमारे समाज में फैल गई, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब इंग्लिश में मिलने लगे, अंग्रेज़ों का राज रहा, इंटरनेशनल लेवल पर भी इंग्लिश का बोलबाला है। जिसको इंग्लिश आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में जाके जॉब ले सकता है। इस वजह से सभी लोग इंग्लिश की तरफ जोर देने लगे और बाकी भाषाएं जो हैं उनका खात्मा हो गया। सबसे ज़्यादा नुकसान जो अभी तक हुआ है वो संस्कृत का हुआ है। हिंदुस्तान में जन्मी और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से परफेक्ट लैंग्वेज, कंप्यूटर ने भी इसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो लैंग्वेज
ख़त्म हो गई, क्योंकि नए किस्म का दौर आ गया। तो जैसे ही गन की डेवलपमेंट हुई तो आर्चरी का खात्मा हो गया और कहीं गिने चुने आदि मानव जो कदीमी इंसान थे, जंगलों में पहाड़ों में कहीं रहते थे, उनके पास थोड़ा बहुत बचा है। डिस्कवरी चैनल पर अगर कहीं देखेंगे वहाँ थोड़ा बहुत कहीं हमें दिखाई देता है, वरना ये ओरिजिनल जो तीरंदाजी थी वो तकरीबन ख़त्म हो। Archery was first included as an Olympic sport in 1900 for men and 1904 for women. ओलंपिक में इस गेम को 19वीं शताब्दी में मर्दों के लिए इस्तेमाल किया गया और ठीक 4 साल के बाद 1904 में औरतों के लिए भी आर्चरी जो है वो गेम इंट्रोड्यूस हो गई। One of the earliest sports for female competitors was archery. औरतों के लिए एक नॉमिनेटेड और गिनी चुनी एक खेल थी आर्चरी, जो औरतें बहुत ज़्यादा खेलती थी। The game of archery was dropped out for a few decades before being reintroduced in 1972. कुछ अरसे ओलंपिक में खेलने के बाद इसमें भी यूरोपियन कंट्रीज़ का दबदबा रहता है। जिस गेम में वो लोग अनकंफर्टेबल होते हैं वो उसको अनपॉपुलर कहकर ओलंपिक से निकाल देते हैं। जैसे अभी तक भी हमारा जो कबड्डी की गेम है, इसको ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया, खो खो को शामिल नहीं किया गया। एशियन गेम्स में ज़रूर है ये, एक ही उनकी बात होती है कि नहीं जी ये अभी पॉपुलर नहीं है, तो खेलेंगे तो तभी पॉपुलर होगी ना। तो वैसे ही आर्चरी को भी वहाँ से निकाल दिया गया और 1972 में 1972 में इसको दोबारा से ओलंपिक में शुरू किया गया और अभी तक ये चले रहा। हाँ, इतना सा चेंज क्या है कि जो पुराने ज़माने में लकड़ी के धनुष और रस्सी बांध के तो तीर चलाए जाते थे, आजकल वैसा नहीं होता है। आजकल बिल्कुल टेक्निकल वे में उसके पीस जोड़ के जो है धनुष बना होता है, उसकी जो है रोप लगी होती है, वो ऑटोमेटिकली टाइट होती है। एरोज़ जो है बिल्कुल स्पेसिफिक साइज़ के बने हुए होते हैं, सामने टारगेट लगा होता है, उस टारगेट के ऊपर जो है हमने निशाना लगाना होता है। इसके बारे में आगे डिटेल में मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि टारगेट के कितना डिस्टेंस होता है, कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने एरोज फायर होते हैं और ये टूर्नामेंट जो हैं वो कितने टाइम का होता है और इन टूर्नामेंट्स के क्या क्या नाम हैं। बिल्कुल सिंपल है। आर्चरी की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल डिटेल में आप अंडरस्टैंड करेंगे